नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमने एक बीएसटीसी के अंतिम प्रहार के नामक से एक सीरीज स्टार्ट की थी। मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर दिया था, यानी राजस्थान में जितना मैंने एक वीडियो अपलोड किया, राजस्थान में जितने भी मंदिर थे उनका सबका एक निचोड़ आपका वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था। 8 तारीख से पहले पहले दोस्तों राजस्थान के कल्चर के जितने भी हो सकते हैं संभावित वीडियोस उतने मैं डाल दूंगा दोस्तों। लेकिन आपका रिव्यू अच्छा नहीं था दोस्तों, लास्ट वाले वीडियो पर आपने लाइक शेयर कमेंट नहीं किया, इससे थोड़ा सा नाखुश भी हूँ। और आज आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों आइए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और एक नया टॉपिक है, हेडिंग डाल देना दोस्तों। 100% मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मंदिरों के चैप्टर से प्रश्न आए ना आए, लेकिन इस चैप्टर से 100% प्रश्न मिलेगा। चैप्टर का नाम है दोस्तों राजस्थान की जनजातियां। राजस्थान की जनजातियां दोस्तों वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन हम इसको इतना शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ेंगे ताकि हमारा काम चल जाए। बस इतना ही हमें ध्यान रखना। राजस्थान में 12 जनजातियों को अधिसूचित कर रखा है भारतीय संविधान के अनुसार, लेकिन फिर भी हम कौन कौन सी जातियां हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जनजाति है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, जिसका नाम है मीणा जनजाति। तो हेडिंग डाल दीजिए मीणा जनजाति। अब दोस्तों पढ़ना क्या है, हमें पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। 5, 6, 10 बातें ही हैं जो एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है। मीणा, अब दोस्तों पहली बात तो ये मीणा शब्द है ना, इस मीणा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो मीणा शब्द की उत्पत्ति दोस्तों, मीणा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है मीन या मछली से, यानी मीन से मानी जाती है। मीन का मतलब भी मछली होता है दोस्तों, यानी मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन से मानी जाती है। और मीणाओं की उत्पत्ति, यानी मीणाओं की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार से मानी जाती है। बस 2 बातें तो ये याद रखेंगे दोस्तों। मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन से हुई है, यानी मछली से हुई है। मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ, मत्स्य अवतार। इन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ भी लिखा, यानी इनका धर्मगुरु कौन है? मीणाओं का धर्मगुरु, इनके एक धार्मिक गुरु है। धर्मगुरु का मतलब धार्मिक गुरु है, जिनका नाम मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर, क्या नाम हो जाएगा? मुनि मगन सागर। दोस्तों मुनि मगन सागर का संबंध है टोंक जिले से, और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिख रखा है दोस्तों। इस ग्रंथ का नाम है, सॉरी आप ये बताइए, इतना ध्यान रखना, मीणाओं का पवित्र ग्रंथ, यानी मीणाओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? पवित्र ग्रंथ। तो मीणाओं का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसे मीणा जनजाति में बहुत मान्यता प्राप्त है, उसका नाम है मीणा पुराण। कौन हो जाएगा दोस्तों? मीणा पुराण। 4 बातें यहां से लगातार प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। मीणा जनजाति मीणा जनजाति है, यानी मीणा शब्द है, किस से बना है? तो मीन यानी मछली से बना। उत्पत्ति मत्स्य अवतार से। धर्मगुरु कौन है? मुनि मगन सागर, इनका संबंध है टोंक से। पवित्र ग्रंथ कौन हो जाएगा? मीणा पुराण हो जाएगा दोस्तों इनका पवित्र ग्रंथ। और क्या प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास कहां करती है? बस एग्जाम में सर्वाधिक जो प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक निवास करती है जयपुर में। कहां निवास करती है दोस्तों? तो सर्वाधिक निवास करती है जयपुर में दोस्तों। लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी है ना दोस्तों, एनसीईआरटी की पुस्तक है, एनसीईआरटी की पुस्तक में एनसीईआरटी, उसमें ये लिख रखा है उदयपुर। हालांकि ये गलत है, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऑप्शन में जयपुर नहीं मिले तो आप एनसीईआरटी को बेस मानते हुए उत्तर दे सकते हैं उदयपुर। अदरवाइज उदयपुर किसी भी तरीके से सही नहीं है दोस्तों। एनसीईआरटी ने क्यों लिखा है, ये एनसीईआरटी की गलती है दोस्तों। जबकि राजस्थान की जनगणना आप देख सकते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में मीणा सबसे ज्यादा जिस जिले में रहते हैं उसका नाम है जयपुर दोस्तों। जयपुर के बाद में दूसरा स्थान उदयपुर जरूर आता है दोस्तों। लेकिन कहीं जयपुर ऑप्शन में न हो तो आप उदयपुर आंसर ठोक सकते हैं दोस्तों। तो ये 5 बातें दोस्तों सबसे एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। तो नेक्स्ट दोस्तों ध्यान रखना, मीणा जनजाति की बात कर रहे हैं। मीणा जनजाति से संबंधित शब्दावली, मीणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। बस प्रश्न दोस्तों यहां से आते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली, इनके कुछ शब्द होते हैं दोस्तों। मीणा जनजाति में घर को क्या कहते हैं दोस्तों? घर को कहते हैं टापरा। दोस्तों बिलों में भी घर को टापरा ही कहते हैं, वैसे ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखना। घर को कहते हैं टापरा। जंगलों में बने घर, यानी जो जंगलों में बने हैं, जंगलों में बने घर, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मेवासे। मेवासे।
अब दोस्तों नेक्स्ट क्या याद रखेंगे, इनका मुखिया, स्टार लगा रहा हूं दोस्तों, इनका मुखिया क्या कहलाता है, तो इनका मुखिया कहलाता है पटेल। क्या कहलाता है, इनका मुखिया पटेल कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट पूछेगा दोस्तों पंचायत का मुखिया, पंचायत का मुखिया, पंचायत का मुखिया, पंचायत का मुखिया कहलाता है दोस्तों पंच, पंच पटेल। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पंच पटेल कहेंगे आप इसे, पंच पटेल। नेक्स्ट दोस्तों आप याद रखेंगे सबसे बड़ी पंचायत, दोस्तों स्टार लगा लेना, सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी पंचायत, इसका नाम है 84। ये 84 नाम लिखा हुआ दोस्तों, अंक नहीं है दोस्तों, 84 कहते हैं इसे। तो ये 5 शब्द है आपको याद रखने, इनमें से 2 तो आप स्टार लगा लेना दोस्तों। घर टापरा, जंगलों में बने घर, मेवासी, मुखिया पटेल, पंचायत का मुखिया पंच पटेल, सबसे बड़ी पंचायत 84 दोस्तों मीणाओं से संबंधित शब्दावली है। एक दोस्तों मीणाओं का धार्मिक रिवाज है, अगर धार्मिक रिवाज देखो आपने, अर्नोद प्रतापगढ़ में मेला भरता है दोस्तों, यानी गौतम ऋषि और गौतमेश्वर भगवान को आराध्य देव मानते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना, आराध्य देव, आराध्य देव, आराध्य देव है गौतम ऋषि, गौतम ऋषि या गौतमेश्वर भगवान, एक ही बात है दोस्तों। इनका मेला कहां बढ़ता है, तो इनका मेला बढ़ता है अर्नोद प्रतापगढ़ में, अर्नोद प्रतापगढ़, ये मेला बढ़ता है दोस्तों अर्नोद प्रतापगढ़ में। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मीणाओं का लक्खी मेला। बस इतना ही ध्यान रखना, मीणाओं का लक्खी मेला कहां बढ़ता है, तो मीणाओं का लक्खी मेला बढ़ता है अर्नोद प्रतापगढ़ में। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट एक लाइन और ध्यान रखना, मीणाओं का प्रयागराज, मीणाओं का प्रयागराज, यानी जिस प्रकार हिंदुओं में प्रयाग का महत्व होता है उसी प्रकार मीणाओं में भी प्रयाग का मतलब भी होता है 2-3 नदियों का संगम। तो प्रयागराज या कहां पड़ता है, तो रामेश्वरम, इनका प्रयागराज है रामेश्वरम। दोस्तों भूगोल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, पटवार परी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में पड़ता है, यानी सवाई माधोपुर में पड़ता है दोस्तों। पहली बात तो यहाँ 3 नदियों का संगम है, चंबल, बनास और बेड़च, ये 3 नदियां हैं दोस्तों, आपस में मिलती है, इसे कहते हैं रामेश्वरम। मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वरम मीणा। इनकी आराध्य देवी है दोस्तों, आराध्य देवी, यानी ये बातें तो आपको याद ही होनी चाहिए। आराध्य देवी चौथ माता को कहते हैं, हालांकि जीर्ण माता भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है, तो आंसर मार सकते हैं। और केला देवी करौली में भी इनकी पूजा, यानी केला देवी करौली वाली माता है, वो भी उनकी भी ये पूजा करते हैं। लेकिन आप तो ये फैक्ट तो आपको दोनों याद होने चाहिए दोस्तों। आराध्य देवी चौथ माता, ये सवाई माधोपुर में पड़ता है, चौथ का बरवाड़ा आप बता रखा हो दोस्तों। केला देवी वाला भी याद रख लेना, इनकी भी पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन आप 2 फैक्ट तो याद रखेंगे, आराध्य देव गौतमेश्वर ऋषि, या इसी को कहते हैं गौतम भगवान, यानी इनका मेला कहां बढ़ता है, तो अर्नोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है, इसे कहते हैं मीणाओं का लक्खी मेला। मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वरम नामक स्थान पर है, सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है दोस्तों। सवाई माधोपुर जिले में 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती है, इसीलिए त्रिवेणी संगम जहां बनता है उसे प्रयाग कहते हैं। कौन कौन से, चंबल, बनास, ये पटवार परी में आ चुका है दोस्तों। मीणाओं का प्रयागराज याद रख लेना। तो ये लो दोस्तों, मीणा संबंधी जितने भी जातियां थी, यानी मेला भी कब बढ़ता है, तो ये ध्यान रखना वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है, मैंने बताया, लिख लेना वैशाख पूर्णिमा। दूसरी जनजाति है दोस्तों, नेक्स्ट जनजाति का नाम लिखना भील। मीणाओं का कोई फेमस नृत्य तो नहीं है दोस्तों, फिर भी नेजा है, रसिया, ये मीणाओं के नृत्य हैं, तो नृत्य कला हम अलग से पढ़ेंगे, वो भी आपके कमेंट का उत्तर रहेगा कि नेक्स्ट वाला टॉपिक दोस्तों मैं आपको, चलो लास्ट वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट जनजाति है भील दोस्तों। भील जनजाति से संबंधित अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा गया बीएसटीसी में, तो बीएसटीसी में भीलों से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। भील शब्द है ना दोस्तों, ये बिल से बना है, यानी ये शब्द है ना, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है बिल से। बिल का तात्पर्य क्या होता है, तो बिल का तात्पर्य होता है दोस्तों तीर कमान। क्या होता है, बिल का तात्पर्य होता है दोस्तों तीर कमान। दूसरी बात ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, सबसे प्राचीन जनजाति। तीसरी बात, राजस्थान में सर्वाधिक कहां निवास करती है दोस्तों, भील शब्द आ जाए तो उत्तर मेवाड़ आना चाहिए, मेवाड़ बोले तो उदयपुर, यानी सर्वाधिक कहां निवास करती है दोस्तों, निवास क्षेत्र हालांकि मेवाड़ में भी है, लेकिन फिर भी सर्वाधिक अगर जिला पूछे ना दोस्तों, तो मेवाड़ मत मारना दोस्तों, बांसवाड़ा उत्तर आएगा, बांसवाड़ा। हालांकि मेवाड़ में भी भील बहुत ज्यादा है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार बता रहा हूं दोस्तों, यानी भूगोल का ये चैप्टर है, मेरा नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या बांसवाड़ा में निवास करती है, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, तीसरा स्थान आता है दोस्तों।
राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति है, यानी पहली बड़ी जनजाति कौन हो जाएगी? मीणा हो जाएगी दोस्तों। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो दो बातें याद रखनी है। भील शब्द की उत्पत्ति भील से हुई है, तीर कमान। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, सर्वाधिक बांसवाड़ा में निवास करती है दोस्तों। वैसे कहीं कहीं मेवाड़ भी लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन आप ये ध्यान रखना ये नवीनतम आंकड़ा है और आंकड़ा जो बता रहा हूं दोस्तों एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली, बस दोस्तों प्रश्न आज तक जो बने ना वो यहीं से बने। महत्वपूर्ण शब्दावली में इनका एक शब्द होता है कू। कू को कह सकते हैं आप टापरा, यानी कू या टापरा क्या है? नेक्स्ट है डालिया। डालिया के अलावा दोस्तों तीसरा शब्द है फला, चौथा है पाल। पाल के अलावा दोस्तों तद्वी, पालवी, तद्वी, पालवी और गमेती। दोस्तों इतने सब आपको याद रखने हैं। भीलों का कू या टापरा क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों घर को कहते हैं कू या टापरा। आपने नाम सुना होगा बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम का मेला कहां पड़ता है? तो डूंगरपुर में। एक बार परीक्षा में प्रश्न आया कि एग्जिट स्थान नवा टापरा, यानी भीलों में घर को क्या कहते हैं? टापरा, और नया स्थान हो गया इसलिए नवा टापरा उसका नाम पड़ गया। डालिया क्या होता है? तो घर का बरामदा, यानी घर का बरामदा। सीक्वेंस है तो याद रख लेना, घर का बरामदा। दोस्तों आप गैस कर सकते हो कितनी गर्मी है, देख लो पसीना आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपका एक काम बनता है, शेयर नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना दोस्तों। फला, फला बिलों के घर का समूह, बिलों के घर का समूह। नेक्स्ट पाल किसे कहते हैं दोस्तों? पाल कहते हैं बिलों का बड़ा गांव, यानी बड़ा, ये छोटा गांव हो जाएगा फला, ये बड़ा गांव हो जाएगा दोस्तों। तद्वी किसे कहते हैं? तो तद्वी कहते हैं दोस्तों फला का मुखिया, यानी फला का मुखिया, यानी यूं कह सकते हैं कि छोटे गांव का मुखिया तद्वी कहलाता है, जबकि पालवी बड़े गांव का मुखिया हो जाएगा दोस्तों, यानी पाल का मुखिया हो जाएगा, पाल का मुखिया। अब दोस्तों एक बार नहीं दो बार जरूर देखना वीडियो को। गमेती किसे कहते हैं? तो सबसे बड़ा मुखिया, सबसे बड़ा मुखिया। बस इतने 5 या 7 शब्द याद होने चाहिए, सबसे बड़ा मुखिया। दोबारा से रिपीट मार देता हूं, कोई या टापरा क्या होता है? तो घर होता है। नेक्स्ट लिखा ढालिया, ढालिया क्या होता है? घर का बरामदा। नेक्स्ट लिखा फला, यानी फला का मतलब बिलों के घर का समूह, यानी छोटा गांव। पाल बड़ा गांव। नेक्स्ट है तद्वी, तो फला का मुखिया, यानी छोटे गांव का मुखिया। नेक्स्ट है पालवी, देखो फला तद्वी है, पाल का संबंध पालवी से, तो पाल का मुखिया कहलाएगा, यानी बड़े गांव का मुखिया। और सबसे बड़ा मुखिया क्या कहलाता है? तो गमेती कहलाता है दोस्तों। बिलों के घर का, यानी सबसे बड़ी छोटी इकाई पूछ ले तो ये दोस्तों ये हो जाएगी छोटी, बिलों की सबसे छोटी इकाई कू या टापरा दोस्तों। और शब्द है, एक है भगत। भगत किसे कहते हैं दोस्तों? तो बिलों में मृत्यु संस्कार को, सॉरी, धार्मिक संस्कार पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति है। धार्मिक संस्कार पूर्ण करवाने वाला व्यक्ति, इसे आप क्या कहते हैं? भगत कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बिलों में एक दजिया है दोस्तों, ये अब की बार के वीडियो करी में आया था। दजिया और चिमाता क्या है? तो दजिया एवं चिमाता बिलों के द्वारा की जाने वाली कृषि के प्रकार है। दजिया क्या होता है? तो दोस्तों वनों को काटकर की जाने वाली कृषि है, वनों को काटकर। और चिमाता क्या होती है? तो वनों को जलाकर, यानी बिलों के द्वारा, इसे बर्न कृषि भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बर्न किसको कहते हैं? बर्न कृषि, यानी जलाकर की जाने वाली कृषि। इतने शब्द आपको याद रखने हैं दोस्तों। ये वीडियो करी में प्रश्न पूछा हुआ अब की बार के कि दजिया और चिमाता क्या है? तो ये दजिया क्या है? वनों को काटकर की जाने वाली कृषि बिलों के द्वारा की जाती है दोस्तों। वीडियो करी में ऐसा आया था कि दजिया एवं चिमाता कृषि करते कौन है? तो बिल करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इनसे महत्वपूर्ण शब्दावली में और शब्द देखते हैं दोस्तों। डेपाडा, डेपाडा क्या होता है? तो डेपाडा बिलों की तंग धोती को कहते हैं डेपाडा। और क्या होता है दोस्तों? एक ध्यान रखना, तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली थी दोस्तों। बिलों से संबंधित जितने भी शब्दावली हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी। कू या टापरा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार देख सकते हैं आप। वीडियो रिकॉर्ड है दोस्तों, 2 बार देख लेना, कम से कम तो 2 बार देखना है दोस्तों। नेक्स्ट है बिलों के धार्मिक देवता, ये थोड़ी बड़ी लग जाती है। बिलों के धार्मिक देवता, अब दोस्तों 2-3 देवता है। सबसे पहला देवता है जिसका नाम है टोटम। टोटम बिलों का कुल देवता है दोस्तों, टोटम कुल देवता। नेक्स्ट भगत पंथ दोस्तों, मैंने बता ही रखा है आपको, बिलों में प्रचलित पंथ है। प्रवर्तक गोविंदगिरी हो जाएगा दोस्तों, भगत पंथ। और नेक्स्ट है उंदरिया पंथ, तो ये भी बिलों में प्रचलित है, आर्यन पीढ़ी में आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है बेणेश्वर मेला, बस बेणेश्वर
मेला। दोस्तों बेणेश्वर मेला कहां पड़ता है? तो पहले नवाटापुरा, नवाटापरा भी कह सकते हैं, नया टापरा भी कह सकते हैं, एक ही बात है दोस्तों। कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। यहाँ 3 नदियों का संगम है, सोम माही जाखम। कौन सी? सोम माही जाखम, 3 नदियों का संगम है। मेला कब बढ़ता है दोस्तों? तो यहाँ मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा के दिन मेला बढ़ने के कारण इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। यानी इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ। यहाँ किसकी, यानी यहाँ कौन से संप्रदाय, यूं कह सकते हैं यहाँ से संबंध किस लोग, सॉरी संत से है, तो यहाँ संबंध है संत माव जी का, जिसे वागड़ का धनी कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, वागड़ का धनी अलग है, बांगर का धनी अलग है। वागड़ का धनी कहते हैं दोस्तों वो संत माव जी। वागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ कहते हैं शेखावटी, यानी बांगर किसे कहते हैं? तो शेखावटी वाला भाग है, तो उसमें झुंझुनू आ जाएगा नरहर का पीर। तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों। तो इनमें एक और मेला होता है दोस्तों, घोटिया अम्बा का मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अब की बार का चांसेस इस पर मार सकता है दोस्तों। घोटिया अम्बा का मेला ये बढ़ता है दोस्तों डूंगरपुर में। कहां बढ़ता है दोस्तों? ये भी डूंगरपुर में बढ़ता है दोस्तों। इसे कहते क्या है? तो सबसे बड़ी बात है, भीलों का कुंभ कहते हैं। यहाँ जो मेला बढ़ता है उसे कहते हैं भीलों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं दोस्तों बेणेश्वर मेला को। भीलों का कुंभ किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों, याद ये रखिए दोस्तों, बस इतना याद रखना है दोस्तों। घोटिया अम्बा का मेला, सॉरी डूंगरपुर नहीं दोस्तों, बांसवाड़ा में बढ़ता है। सॉरी डूंगरपुर नहीं, बांसवाड़ा में बढ़ता है घोटिया अम्बा का मेला। और कहते क्या है इसे? भीलों का कुंभ। डूंगरपुर में तो ये बढ़ता है दोस्तों। और क्या है? और दोस्तों इनमें एक देवी होती है जिसका नाम है पथावरी, यानी पथवारी भी कह सकते हैं दोस्तों। ये ऐसा है दोस्तों, यूं मान सकते हैं, चलो मत याद करना आप इसे, क्योंकि बिलों का पथ प्रदर्शक जब करती है तो ये देवी का अंकन वगैरह करते हैं, लेकिन इतना मत याद करना दोस्तों। 2-3 शब्द और बताता हूं दोस्तों, बिलों में संबंधित है। एक तो है कांडी, एक है पाटा। यानी पथावरी देवी कौन सी होती है? पथ प्रदर्शक करने वाली देवी है दोस्तों। याद करने की जरूरत नहीं, बस 2 मेले तो याद रखना का। बेणेश्वर धाम का संबंध संत माव जी से। मेला कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में बढ़ता है दोस्तों, इसे कहते हैं भीलों का कुंभ। कांडी और पाटा क्या है दोस्तों? कांडी है ये, कांडी और पाटा दोस्तों। कांडी है ना, कांडी शब्द, इसका अर्थ होता है बाण चलाने वाला। कांडी शब्द भील गाली समझते हैं इसे, यानी भीलों के लिए अगर ये गाड़ी है एक तरीके से यही है दोस्तों। पाटा इस शब्द को सुनकर भील खुश होते हैं दोस्तों। बांसवाड़ा में एक पौधा होता है जिसे दोस्तों महुआ कहते हैं। महुआ से बनी शराब को भील अत्यधिक सेवन करते हैं और इस शराब को मावड़ी कहते हैं दोस्तों। भील जनजाति इसका सेवन करती है, इसको प्रिय करती है और इसे मावड़ी कहा जाता है। बस इतना ध्यान रख लेना दोस्तों। भीलों के नृत्य दोस्तों, नृत्य कला में हम, आप मुझे कमेंट करके बता देना नृत्य कला अलग से पढ़ानी है या नृत्य कला, यानी नृत्य कला का अलग से वीडियो डालना है या नहीं डालना है, या मैं मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो करवाऊं आपको पहले। आपका कमेंट अपेक्षित रहेगा दोस्तों, क्योंकि नृत्य कला अगर यहाँ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा दोस्तों। नृत्य तो अपने आप में एक पूरा चैप्टर है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति दोस्तों। ग्रासिया जनजाति हाल फिलहाल में पीटीआई का पेपर हुआ, हाल फिलहाल के पीटीआई के पेपर में इससे प्रश्न पूछा गया। ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति गवाह से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ बताया कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल टोड। इस टोड के अनुसार इस गवाह शब्द का, यानी इसने कहा कि इसकी उत्पत्ति गवाह शब्द से होती है और गवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वेंट, यानी नौकर के हुए टाबरो। ग्रासिया शब्द की शाब्दिक उत्पत्ति मानी जाती है गवाह से। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। और गवाह का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वेंट, यानी नौकर। राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे तीसरी बड़ी जनजाति है। अब दोस्तों निवास क्षेत्र, दोस्तों यही प्रश्न बार बार मैं इस पर बार बार जोर दे रहा हूं दोस्तों। क्यों दे रहा हूं? मीणा जयपुर में, भील बांसवाड़ा में, ये निवास कहां करते हैं? तो दोस्तों ये निवास करते हैं सिरोही में। सिरोही में ग्रासिया निवास करते हैं। सिरोही की नकली झील उनकी बहुत पवित्र झील है दोस्तों। सिरोही में 2 तहसीलें हैं, आबू और पिंडवाड़ा। बस यही ध्यान रखना है, आबू और पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा वैसे तो इनका दूसरा स्थान यानी दूसरा जिला आता है उदयपुर। बस सर्वाधिक याद रखना ग्रासिया की कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों सिरोही में। याद रख सकते हो। ग्रासिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हो रही है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गवास से हो रही है ग्रासिया शब्द की। और गवास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये था सर्वेंट। वही महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी इनकी विशिष्ट शब्दावली, इनका विशिष्ट कल्चर होता है दोस्तों। इनके जो एक शब्द है गेर। अब आप क्या कहेंगे गेर क्या होता है? तो इनको बिलों सॉरी ग्रासियों का घर कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों पटेल, पटले।
दोस्तों शब्दों में ध्यान रखना, पटले है पटले। ये पटले क्या होता है, तो घर के जो छोटे मोहल्ले का मुखिया होता है दोस्तों, छोटे मोहल्ले का मुखिया, छोटे मोहल्ले का मुखिया। नेक्स्ट दोस्तों सहलोत, स्टार इस पर लगाना। सहलोत क्या है दोस्तों, सहलोत तो बड़ा मुखिया ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ग्रासियों का बड़ा मुखिया, बड़ा मुखिया। बस आप तो एक ही याद रखेगा, घेर क्या कहलाता है, घर कहलाता है दोस्तों। और क्या है, पाल है, बड़ा गांव है, दावरी है, जुलकी है, फाग है, गेंटी है, सोरी है, हेलरू। दोस्तों एक ये ध्यान रखना, हेलरू, हेलरू ग्रास्य समाज को, यानी ग्रास्य समाज के यूं कह सकते हैं दोस्तों कि हेलरू ग्रास्य जनजाति के उत्थान हेतु कार्यरत एक सहकारी संस्था है, सहकारी संस्था जो ग्रास्य समाज को उत्थान हेतु कार्य करती है। हेलरू, सीधा प्रश्न पूछेगा कि हेलरू का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है, तो किस जनजाति से हो जाएगा, ग्रास्य से। किससे संबंधित है, ग्रास्य से। 2 बार 5 बार रिपीट मारना दोस्तों। इनमें कोंदिया या मेघ, ये दोस्तों पूछे जाते हैं, मृत्यु भोज होता है दोस्तों। ये कोंदिया या मेघ मृतक, सॉरी ये यानी मृत्यु होती है उस समय जो भोज दिया जाता है उसे कोंदिया या मेघ कहते हैं। तो ये तो वैसे। नेक्स्ट है हुर्रे। हुर्रे क्या होता है, तो मृतक व्यक्ति का स्मारक होता है, उसे हुर्रे कहते हैं। मृत व्यक्ति का स्मारक, मृत व्यक्ति का स्मारक, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, हुर्रे कहलाता है। इतने याद रख सकते हो दोस्तों, याद रखना है, बड़ा गिलास कोनी, पेपर पास करना तो पढ़ना पड़ेगा। घेर, घर, पटेल, सॉरी पटले है, पटेल नहीं है, बार बार पटेल तो दोस्तों हमने और कहीं पढ़ा है, पटेल यानी मीणाओं में भी पढ़ा, मीणाओं में भी आता है और बिलों में आता है। छोटे मोहल्ले का मुखिया, सहलोत बड़ा मुखिया, हेलरू सहकारी संस्था, कोदिया एवं मृत्यु है, हुर्रे है, मृत व्यक्ति का स्मारक। दोस्तों अब क्या याद रखेंगे, ग्रासियों में, ग्रासियों से यहां से प्रश्न बनने की बहुत कम संभावना है दोस्तों। ग्रासियों में एक संस्कार है, वो ध्यान रखना दोस्तों, और एक नृत्य है, इनका बहुत फेमस नृत्य है, बार बार वो ही पूछा जाता है दोस्तों। एक तो इनका पवित्र स्थल, पवित्र स्थल दोस्तों इनका क्या है, तो अभी मैंने बताया था नक्की झील। दोस्तों नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, ज्वालामुखी के क्रेटर का उदाहरण है। ये पवित्र झील है, अपने पूर्वजों की अस्थियां यही विसर्जन करते हैं, इसलिए ग्रासियों की गंगा किसे कहते हैं, तो ग्रासियों की गंगा इसे कहते हैं, ग्रासियों की गंगा। यानी जिस प्रकार हिंदू लोग हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियां कहां पर विसर्जित करते हैं, पूर्वजों की अस्थियां करते हैं दोस्तों गंगा में, इसीलिए इनको कहते हैं गंगा, यानी इसीलिए इसको गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है प्रिय पक्षी, प्रिय पक्षी, तो इनका प्रिय पक्षी है मोर, प्रिय पक्षी मोर। प्रिय रंग सफेद है दोस्तों। मेला, बस दोस्तों स्टार लगा लेना, अगर ग्रासियों से प्रश्न आए ना, अगर किसी नृत्य कला को छोड़कर, तो यहीं से आएगा मेला। इनका मेला होता है मन खारो मेलो, मन खारो मेलो, मन खारो मेलो बढ़ता कब है दोस्तों, तो ये बढ़ता है चैत्र शुक्ल तृतीया। कब बढ़ता है ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, शिवाय गांव सिरोही में बढ़ता है दोस्तों, यानी मेला कहां बढ़ेगा, सिरोही में। चैत्र कृष्ण कब बढ़ रहा है दोस्तों, मन खारो मेला को गणगौर मेला भी कह देते हैं दोस्तों। गणगौर कब आती है, आप सभी जानते हैं, चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। चैत्र शुक्ल तृतीया से वैशाख पंचमी तक चलता है दोस्तों, वैशाख कृष्ण पंचमी तक। तो ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखना मेला किससे संबंधित है, मनखारो या गणगौर मेला, यानी इनमें इनका प्रचलन है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों और क्या याद रखने, एक इनका इनकी नृत्य दोस्तों, एक नृत्य है दोस्तों, बहुत फेमस नृत्य है नृत्य कला में, एक नृत्य ध्यान रखना। इनका नृत्य की ट्रिक बता देता हूं दोस्तों, नृत्य में ट्रिक याद रखना, गोलू मामो ज्वारा में कूदू, ज्वारा में कूदू। गो से हो जाएगा गोल नृत्य, लू से हो जाएगा लूर नृत्य, माँ से हो जाएगा मंडल नृत्य, मो से मोरिया नृत्य, जैसे ज्वारा नृत्य दोस्तों, जैसे ज्वारा नृत्य, वा से वालर नृत्य। दोस्तों लिख रहा हूं, आप रिपीट मार रहा हूं, आप 3 बार देख लेना दोस्तों। यानी गोलू हो जाएगा गोल नृत्य, लू से लूर हो जाएगा दोस्तों, माँ से मांडल हो जाएगा, मोरिया हो जाएगा दोस्तों। इतना समय नहीं है, आपको लिख लेना दोस्तों। और कूदो से कूदो नृत्य हो जाएगा, कूद नृत्य हो जाएगा, में से कुछ नहीं बनेगा। बस वालर नृत्य पीटीए के पेपर में पूछा गया,
ग्रासियों का एकमात्र नृत्य नहीं है दोस्तों। वैसे तो मांदल भी बिना वाद्य यंत्र होता है, लेकिन वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार आपने भंगड़ा देखा होगा दोस्तों। भंगड़ा भंगड़ा करते समय दोस्तों आप सभी जानते हैं, यानी ढोल भी बजाते हैं, वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुख्यतः गांवों में देखा होगा तो तालियों से भी नृत्य कर लिया जाता है। तो तालियां बजा रहे हैं तो वो कोई वाद्य यंत्र थोड़ी है, यानी बजाने वाला तो कोई वाद्य यंत्र नहीं। तो ये ध्यान रख लेना। तो ये तीसरी जनजाति हमारी कंप्लीट होगी दोस्तों। तीसरी जनजाति के बाद में दोस्तों ग्रासिया। ग्रासिया के बाद में सबसे बड़ी जनजाति रह जाती है दोस्तों कैथोड़ी। बस कैथोड़ी में कुछ नहीं है, याद करना दोस्तों। कैथोड़ी देखो दोस्तों, नाम से स्पष्ट है कैथोड़ी। कैथोड़ी यानी किस जनजाति, कत्था बनाने वाली जनजाति यही है। कैसे कत्था, कैसे कैथोड़ी। इनका मूल स्थान दोस्तों महाराष्ट्र है। इनका मूल स्थान मत याद रखना, बस बता रहा हूं, महाराष्ट्र में। वैसे तो ग्रासियों का भी मूल स्थान है दोस्तों, वो गुजरात में पड़ता है, महाराष्ट्र। लेकिन इतनी बातें अब समय नहीं है हमारे पास में। सभी जनजातियों में सबसे कम शैक्षणिक विकास हुआ है दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र या प्रथम जनजाति जिसको रोजगार, दोस्तों स्टार लगा लेना, एकमात्र जनजाति है जिसको मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार दिया गया, यानी मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार दिया गया। राजस्थान में सर्वाधिक निवास, बस आपको ये याद रखना है दोस्तों, जो बिंदु लिख रहा हूं वही आपको याद रखना है। निवास उदयपुर में करता है दोस्तों। कैथोड़ी कहाँ निवास करती है, उदयपुर में। रिस्क मत ले लेना दोस्तों। भील, हालांकि मैंने कहीं बोल दिया हो कि मेवाड़ में, तो हालांकि भीलों का संबंध मेवाड़ से भी है दोस्तों, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से, यानी जो 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो बांसवाड़ा उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ उत्तर है कैथोड़ी। मैं बात कर रहा हूँ भीलों के, भील बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, जबकि कैथोड़ी उदयपुर में है दोस्तों। ये ध्यान रखना दोस्तों। इनके प्रमुख नृत्य, इनका प्रमुख नृत्य कौन कौन सा है, तो इनका प्रमुख एक तो नृत्य है होली नृत्य। दो ही नृत्य तो बता देता हूं। एक है दोस्तों मावलिया। पूछा जाता है सीधा, मावलिया नृत्य कहां के, किस जनजाति का है दोस्तों। कैथोड़ी जनजाति का संबंध है ना, ये कत्था बनाती है। और कत्था किसके वृक्ष से बनाती है, तो खैर के वृक्ष से कत्था बनाती है। आपने कभी, यानी मान लीजिए ये हमारा चूल्हा है, इसके नीचे आंच पकाई जा रही है और इसके ऊपर कोई मटकी रखी हुई दोस्तों, यानी ये पोट है, इसमें एक पाइप लगा देते हैं, इसके अंदर कत्था रख दिया जाता है दोस्तों। कत्था रख दिया जाता है। और कत्था किस विधि से बनाया जाता है, तो हांडी विधि होती है दोस्तों। इतना डीप तो नहीं आता है, कर फिर भी बता दिया मैंने। यानी एक हांडी रख लेते हैं, उसमें पानी डालकर और कत्था तैयार कर लेते, यानी पत्थर डाल दिया जाता है। अब नीचे आंच जलाई जाती है, उस हांडी को क्या ऊपर से मुख बंद कर दिया जाता है। अब जैसे गर्म होगी तो भाप तो बनेगा, उस पाइप के माध्यम से भाप को बोतल में कनेक्ट, यानी किसी अन्य बर्तन में स्टोर कर दिया जाता है। अब वो भाप पानी बन जाएगी तो वो इकट्ठा हो जाता है। लगाया कहाँ जाता है, तो पान वान खाया होगा आपने, वहां लगाया जाता है दोस्तों। बाकी इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बंदर का मांस प्रयोग करती है दोस्तों, यानी ऐसी जनजाति जो बंदर का मांस खाती है, बस ये ध्यान रखना, बंदर का मांस प्रयोग करती है। एक लाइन और ध्यान रखना दोस्तों, शव को गाड़ते समय, यानी जब इनका शव गाड़ा जाता है दोस्तों, शव को गाड़ते समय मुंह में चावल और हाथ में पैसे रखते हैं। मत याद रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप ध्यान रखना, बंदर का मांस खाती है। बस आपसे प्रश्न कैथोड़ी से पूछा जाएगा ना, तो 3 ही प्रश्न बनते हैं। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिनको मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार मिला हुआ, तो एकमात्र निवास स्थान उदयपुर। नृत्य होली व मावलिया। कैथोड़ी जनजाति खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है, किस विधि से, हांडी विधि से। बस इतनी याद रखनी, 5 ही बातें याद रखनी, और कुछ नहीं। नेक्स्ट जनजाति है दोस्तों सहरिया। आप भाई सहरिया कौन सी जनजाति है, सहरिया। आपको गुरुजी बस आप तो लगे हुए हैं भाई मैराथन क्लास, मैराथन तो क्या अब शॉर्ट एंड स्वीट में तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा भाई, वो इलाज ही नहीं है हमारे पास में। आपको जल्दी से जल्दी, यानी जितने 10-12 टॉपिक हो सकते हैं सारे डाल दूंगा कल्चर के। लगभग आपके कल्चर के सारे प्रश्न यहीं से सोल्व हो जाएंगे दोस्तों। सहरिया शब्द है ना दोस्तों, बस ये ध्यान रखना, सहरियों का निवास स्थल, निवास स्थान दोस्तों। निवास स्थान में उत्तर आएगा 12, और 12 की भी तहसील पड़ती है किशनगंज दोस्तों, याद रख लेना। यानी सहरियों में तहसील है शाहबाद और किशनगंज दोस्तों। ये प्रश्न पूछा हुआ है एलडीसी में, शाहबाद और किशनगंज से किस जनजाति का संबंध है, तो ये राजस्थान में सर्वाधिक यही निवास करती है। बस इतना ध्यान रखना। और क्या याद रखें, विशिष्ट शब्दावली, इनकी शब्दावली दोस्तों। टापरी, टापरी क्या है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों। एक है गोपना, टोपा, कोरवा। गोपना, टोपा, इसी को कहते हैं कोरवा। और तीसरा शब्द हो जाएगा दोस्तों इनका लिया कोतवाल। कोतवाल
अब दोस्तों टापरी क्या होता है, गोपना क्या होता है, कोरवा क्या होता है? तो दोस्तों टापरी होता है इनका घर, गोपना टोपा ये क्या होता है? तो पेड़ों पर बने घर, यानी पेड़ों पर बने घर। कोतवाल क्या होता है? तो दोस्तों कोतवाल होता है, कोतवाल क्या होता है? तो मुखिया होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे बड़ी संस्था, यानी इनमें सबसे बड़ी संस्था होती है, उसका नाम होता है पंचायत। सबसे बड़ी संस्था कौन सी होती है? पंचायत। पंचायत का मुखिया होता है ना, उसे कहते हैं कोतवाल दोस्तों, ये ध्यान रखना। हालांकि ये 3 स्तर पर होती है, इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। कोतवाल क्या होता है? मुखिया। इनकी सबसे बड़ी संस्था क्या होती है? तो पंचायत। पंचायत का मुखिया किसे कहते हैं? कोतवाल को कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सैरिया जनजाति के आराध्य देव कौन से? तो दोस्तों ध्यान रखना, इनके आराध्य देव है तेजाजी। नेक्स्ट दोस्तों, और पूछा जाता है आराध्य देवी कोडिया देवी है, इनकी आराध्य देवी कोडिया देवी। और ये ध्यान रखना, इनका एक आराध्य गुरु पूछे जाए ना, तो उत्तर आएगा वाल्मीकि। तीनों चीजें याद रखेंगे दोस्तों। तेजाजी वाला तो याद रखना पड़ेगा। सहरिया जनजाति में किस लोक देवता की पूजा, किस लोक देवता को आराध्य रूप में पूजा जाता है? तो तेजाजी। आराध्य देवी कोडिया देवी। और किसको गुरु मानते हैं? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इसको गुरु मानते हैं वाल्मीकि को। वस्त्र वगैरह याद करने नहीं है दोस्तों। इनका मेला, बस एग्जाम में भीलों के अलावा किसी भी जनजाति का मेला पूछा जाता है या निवास स्थान। सहरिया जनजाति का मेला दोस्तों, मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार कह रहा हूं, मेलों पर जरूर ध्यान रखना। मेला, 2 मेले इनके दोस्तों, दोनों मेले बड़े फेमस हैं। पहला मेला दोस्तों क्या कहां लगता है दोस्तों? ये ध्यान रखना, सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला। अब सीताबाड़ी कहां पड़ती है दोस्तों? 12 में। यह अमावस्या को पड़ता है दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या को। कब पड़ता है? तो ज्येष्ठ अमावस्या। इसे कहते हैं सहरियों का कुंभ। यानी जिस प्रकार कुंभ में भीड़ वगैरह एकत्रित होती है, उसी प्रकार सीताबाड़ी का मेला पड़ता है सहरिया जनजाति में, उसे सहरियों का कुंभ कहते हैं। एक है कपिल धारा का मेला। कपिल धारा का मेला, ये भी 12 में पड़ता है दोस्तों। वो ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है, ये पूर्णिमा को पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा, बस फर्क इतना ही है दोस्तों। प्रश्न ये पूछा जाता है कि शहरियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो सीताबाड़ी को। दोस्तों वीडियो पर ही में ये प्रश्न पूछा था, अब देख सकते हो आप कितना अच्छे लेवल से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बाकी सब इनमें एक संस्कार होता है दोस्तों, धारी संस्कार। ये राजस्थान एसआई में आ चुका है। धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? तो शहरियों में प्रचलित है दोस्तों। अब संस्कार से मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, मृत्यु के व्यक्ति के फूल चुने जाते हैं दोस्तों। फूल चुनना तो आप सभी जानते हैं। उसके फूल जो यानी तीसरे दिन फूल चुनकर लाकर एक आंगन में क्या रेत बिछाकर उसके ऊपर रख देते हैं, और उसके ऊपर कोई कुंडा वगैरह यानी कोई चीज से ढक देते हैं। 3-4 दिन बाद में देखते हैं दोस्तों, उस पर जिस भी पशु यानी उस पर जो भी कोई निशान अंकित होता है, तो उनका संबंध माना जाता है कि इस योनि में उसका जन्म हो चुका है। तो इसी को धारी संस्कार कहते हैं। आपको मेंस लिखना थोड़ी, आपको तो ये ध्यान रखना है कि धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति में प्रचलित है। बस इतना ही ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों डामोर जनजाति। बस दो जनजातियां और है दोस्तों, फटाफट से खत्म करते हैं। डामोर जनजाति कौन सी है भाई? डामोर। पहली बात वही हमें ध्यान रखना, निवास। दोस्तों इनसे प्रश्न पूछा गया ना, तो हमेशा निवास स्थान से पूछा जाएगा। तो डामोर निवास स्थान करती है दोस्तों डूंगरपुर में। बस इतना ही ध्यान रखना, डैश है डामोर, डैश है डूंगरपुर, बस और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इनका घर होता है, यानी इनमें कुछ विशिष्ट शब्दावली है। फला को घर कहते हैं दोस्तों, फला को घर कहते हैं। और गांव होता है, उसे फूलना कहते हैं। तो फूलना क्या होता है? तो फूलना होता है गांव। फूलना क्या होता है? अभी गांव। और दोस्तों मुखिया होता है, उसे मुखी कहते हैं। मुखी, मुखिया को क्या कहते हैं? मुखी। ये कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, बस घर का जरूर याद रखना। और इनका भी आपको एक ही लाइन याद रखनी है दोस्तों, इनके मेले। बस आपको कुछ याद एक्स्ट्रा चीज याद करने की जरूरत नहीं, इनके मेले। इनकी 2 बड़े फेमस मेले हैं। पहला मेला है दोस्तों छेला बावजी का मेला। छेला बावसी का मेला, ये राजस्थान में नहीं, राजस्थान से बाहर बढ़ता है, पंचमहल गुजरात में बढ़ता है दोस्तों। अभी 11 की रेवड़ी का मेला, 11 की रेवड़ी का मेला। अब आपको रेवड़ी बढ़ती है क्या? तो रेवड़ी का मेला, यहाँ एक स्थान का नाम है 11 की रेवड़ी का मेला।
ये बढ़ता है दोस्तों डूंगरपुर में और सिमलवाड़ा नामक स्थान पर बढ़ता है, सिमलवाड़ा डूंगरपुर। दोस्तों ये भी प्रश्न हाल फिलहाल के किसी अधीनस्थ बोर्ड में पूछा हुआ है तो आप ध्यान रख लेना। छेला बाबूजी का मेला पंचमहल गुजरात में बढ़ता है, पंचमहल गुजरात। बस इतना ही ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट जनजाति है जिसका नाम है सांसी। कौन सी जनजाति है दोस्तों? सांसी। नेक्स्ट जनजाति कौन सी है दोस्तों? सांसी। सांसी ध्यान रखना दोस्तों, एकमात्र ऐसी जनजाति है, यानी इसे जनजाति नहीं काउंट करेंगे, इसे जाति काउंट करेंगे। ये एसटी में नहीं आती दोस्तों, ये एससी में आती है, शेड्यूल कास्ट में। बस इतना ध्यान रखना। हालांकि पढ़ा इसी में जाता है सांसी में। सांसी में दोस्तों पहली बात तो निवास, ये भरतपुर में सर्वाधिक निवास है, यानी इनका निवास स्थान कहाँ है तो भरतपुर और झुंझुनू में सर्वाधिक है दोस्तों। भरतपुर में सर्वाधिक निवास स्थान है दोस्तों। और क्या याद रखेंगे दोस्तों, इसमें 2 उपजाति होती है दोस्तों। बस ये ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसकी 2 उपजातियां बीजा और माला। सीधा प्रश्न आएगा कि बीजा एवं माला किस जनजाति की उपजाति है तो सांसी की। इनमें एक रस्म होती है कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म दोस्तों, एक तो होता है कुकड़ी गीत, एक होती है कुकड़ी रस्म। कुकड़ी गीत यानी जागरण के समय, जागरण का अंतिम जो गीत गाया जाता है ना, जैसे आप सभी जानते हैं विवाह से एक दिन पहले क्या होता है दोस्तों? राती जोगा होता है। राती जोगा का अंतिम गीत क्या कहलाता है? यानी राती जोगा बोल दो, जागा बोल दो, एक ही बात है। इसका अंतिम गीत कहलाता है कुकड़ी। आप देखना महिलाएं कुकड़ वगैरह बोलती रहेगी, लेकिन कुकड़ी रस्म क्या होती है तो इसमें सांसी जनजाति की जो भी महिला होती है दोस्तों, शादी से पूर्व उसको एक चरित्र परीक्षा देनी होती है, उसे कुकड़ी रस्म कहते हैं। सांसी में और क्या याद करने की जरूरत है तो दोस्तों कुछ याद करने की जरूरत नहीं। सांसी में 3 ही बातें याद करनी, निवास स्थान भरतपुर, उपजाति बीजा माला और कुकड़ी रस्म, याद हो जाएगा। नेक्स्ट में लास्ट जनजाति बची हुई दोस्तों कंजर। इनकी बड़ी विशेषता है दोस्तों कंजर जनजाति। क्लासों में होते तो ऑफलाइन में मजे भी लेते दोस्तों कंजरों में, क्योंकि इनकी थोड़ा संस्कार वगैरह अलग है। तो कंजर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कनकाचर से हुई है दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। बस ये ध्यान रख लेना दोस्तों। आप तो ये ध्यान रखना सर्वाधिक निवास स्थान कहाँ है तो दोस्तों याद ये रखना हाड़ौती प्रदेश में निवास है। हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती में पूछे तो कोटा एवं बूंदी में, कोटा और बूंदी सर्वाधिक निवास स्थान कोटा एवं बूंदी। दोस्तों इनका आराध्य देव, इनका आराध्य देव कौन सा होता है तो दोस्तों आराध्य देव होते हैं हनुमान जी, बजरंगबली होते हैं। ये चोरी करने से पूर्व हनुमान जी की पूजा करते हैं। इनके घरों का मुख्य दरवाजा, यानी इनके घरों का दरवाजा वो गलियों की तरफ नहीं, बैक की साइड में होते हैं, ताकि चोरी करें और पीछे के दरवाजे से भाग लें दोस्तों। और भी क्या खास बात है दोस्तों, यानी एक पाती मांगना इनमें प्रचलित रस्म है। पाती मांगना यानी चोरी करने से पूर्व मांगना। ये हनुमान जी से कुछ आराधना वगैरह करते हैं, उसे पाती कह देते हैं दोस्तों। इनका प्रिय भोजन है दोस्तों मोर का मांस, यानी ग्रासियों में तो हमने ये देखा था कि ग्रासीय जनजाति में प्रिय जो पक्षी था वो था मोर, लेकिन यहाँ इनका प्रिय भोजन है इष्ट देवी दोस्तों। बस ये ध्यान रखना, इनकी इष्ट देवी कौन सी है? इष्ट देवी ये चौथ माता है दोस्तों। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में पड़ता है दोस्तों। चौथ माता का मेला वहां पड़ता है, यानी ये ध्यान रखना चौथ माता सवाई माधोपुर में पड़ता है। आराध्य देवी मैंने बता दिया। कुल देवी है जोगणिया माता दोस्तों। जोगणिया माता का मंदिर कहां पड़ता है? जोगणिया माता का मंदिर पड़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़, बेंगो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। यानी इनके घरों का आवश्यक रूप से एक दरवाजा घर के पीछे की साइड में जरूर होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि पाती मांगते हैं, चोरी करते हैं और पीछे के दरवाजे से भाग लेते हैं। तो ये इनकी जनजातियों में संबंधित जितनी भी जनजातियां थी दोस्तों, वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी। अगर एक छोटी सी जनजाति और है तो दोस्तों सपेरा है, यानी जनजाति तो नहीं कह सकते, उन्हें यूं कह सकते हैं कालबेलिया जाति। कालबेलिया जाति होती है दोस्तों अनुसूचित, यानी वो शेड्यूल कास्ट में आती है, जनजाति में नहीं आती। कालबेलिया के नृत्य आते हैं दोस्तों, कालबेलिया है, शंकरिया है, पनिहारी है और बागड़िया है दोस्तों। ये कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मैंने आपको बता रखा है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लिया जाए, जिस पर एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बने और जिसमें संक्षिप्त सार पूरा का पूरा डाल दिया जाए, ताकि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं हो। तो आपका कमेंट अपेक्षित रहेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। पसीने की मेहनत को आप बेकार मत जाने देना। आपसे यही आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।